नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हाल ही में श्रीलंका के दौरे पर गए थे और उन्होंने वहां पे जाके श्रीलंका के प्रशासन से कहा कि जो तमिल माइनॉरिटीज़ हैं आपके देश में, हम ये चाहते हैं कि श्रीलंका का प्रशासन उन तमिल माइनॉरिटीज़ की जो उम्मीदें हैं, उनकी जो मांगें हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा कर दे। नाउ ये जो इशू है तमिल माइनॉरिटीज़ और श्रीलंका के बीच का, ये काफ़ी पुराना लेकिन काफ़ी ज़्यादा गंभीर इशू है जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। काफ़ी गहरा संकट मैं मानता हूँ इसको, और ये एक ऐसा संकट है जिसकी वजह से आज भी इंडिया और श्रीलंका के जो संबंध हैं वो जितने बेहतर हो सकते थे उतने बेहतर नहीं है। खैर, हम आपसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, इन्होंने वहाँ पे जाके क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए, क्या क्या चीज़ें इनके द्वारा कही गई, एंड ऑल्सो मैं आपके साथ ब्रीफली लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली टच अपॉन करेंगे कि असल में श्रीलंका और तमिल माइनॉरिटीज़ का जो इशू है वो क्या है, क्योंकि इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको समझ सकते हैं तभी आप इंडिया और श्रीलंका के जो बायलैटरल टाइज हैं उनको समझ पाएंगे। एंड नॉट ओनली दैट, जो तमिल माइनॉरिटीज़ का इशू है ये कहीं ना कहीं भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी इम्पैक्ट करता है, इसीलिए इसको हमें समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और ऐप पे फिलहाल चल रही है लोहड़ी के फेस्टिवल की सेल, जिसके चलते आपको सभी कोर्सेज के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यदि आप मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, तो इस कोर्स को ज़रूर बाय कीजिएगा, स्पेशली यदि आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऑल राइट, सो बिफोर वी बिगिन, अगर हम बात करें जयशंकर जी की विजिट की, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोविड-19 अभी शुरू नहीं हुआ था एटलीस्ट इंडिया में, तो फरवरी 8 की बात है। उस टाइम पे जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजपक्सा, ये भारत के दौरे पे आए हुए थे। 5 दिन का इनका दौरा था भारत का, जब इनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हुई। और उस टाइम पर भी मोदी जी ने इनके सामने अपने जो कंसर्न्स थे वो जताए कि जो तमिल कंसर्न्स हैं, जो तमिल माइनॉरिटी के कंसर्न्स हैं, उनको श्रीलंका की गवर्नमेंट को पूरा करना चाहिए। लेकिन महिंदा राजपक्सा के द्वारा कोई प्रॉपर कमिटमेंट, कोई प्रॉपर यहाँ पे प्रतिबद्धता नहीं नजर आई, जिसको लेके इंडिया काफ़ी परेशान थी। अगर हम बात करें कि ये देख सकते हैं आप किस तरीके से ये दोनों लोग मिल रहे थे बिफोर द कोविड-19 आउटब्रेक। फरवरी 8 की ये न्यूज़ है। ये स्टेटमेंट दिया गया था मिस्टर मोदी के द्वारा। आई एम कॉन्फिडेंट दैट द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका विल रियलाइज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द तमिल पीपल फॉर इक्वालिटी, जस्टिस, पीस एंड रिस्पेक्ट विद इन अ यूनाइटेड श्रीलंका. For this, it will be necessary to carry forward the process of reconciliation with the implementation of the 13th Amendment to the Constitution of Sri Lanka. ये 13th Amendment क्या है, इसके बारे में जिक्र हम आगे जाके करेंगे, आपको समझाएंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका जो है अहमियत क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्टेटमेंट में नरेंद्र मोदी जी का एक अकेला फोकस था कि वो चाहते हैं श्रीलंका की सरकार, श्रीलंका का प्रशासन जो तमिल पीपल की उम्मीदें हैं, जो तमिल के लोगों की उम्मीदें हैं, जो तमिल माइनॉरिटी श्रीलंका में रहती है, उनकी उम्मीदों को पूरा करे, और ये एक यूनाइटेड श्रीलंका के अंदर रहते हुए ही उसको पूरा करे। और इसके लिए उन्होंने कहा कि श्रीलंकन सरकार से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आगे जाके 13th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर देंगे। ऑलमोस्ट सेम चीज़ अब हुई है। अब हमारे विदेश मंत्री गए हैं श्रीलंका के दौरे पे, और ये जनवरी 6 को गए थे। उनकी विजिट अभी भी चल रही है, 3 डे का विजिट है, और यहाँ पे जाके इन्होंने श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर से मीटिंग की जिनका नाम है दिनेश गुनावर्धने। यहाँ पर जाके इन्होंने ऑलमोस्ट सेम चीज़ कही। आप देख सकते हैं इनका जो पहला स्टेटमेंट था, इट इज़ in Sri Lanka's own interest that the expectations of the Tamil people for equality, justice, peace and dignity within a united Sri Lanka are fulfilled. ऑलमोस्ट सेम स्टेटमेंट है विदाउट एनी चेंज। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें और ये वाले स्टेटमेंट को देखें तो इंडिया का स्टैंड, इंडिया की जो विदेश नीति है श्रीलंका के संदर्भ में बात करते हुए, तो वो बिल्कुल भी बदली नहीं है। हमारा जो स्टैंड है वो आज भी वही है कि हम चाहते हैं तमिल लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी की जाएं, और विद इक्वालिटी, जस्टिस, पीस एंड डिग्निटी, और विद इन अ यूनाइटेड श्रीलंका, इनका पूरा होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट ये भी दिया, दैट अप्लाइज इक्वली टू कमिटमेंट्स मेड बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑन मीनिंगफुल डेवोल्यूशन इंक्लूडिंग द 13th अमेंडमेंट, की जो 13वां संशोधन है श्रीलंकाई संविधान का, उसको भी श्रीलंका की सरकार को यहाँ पे लागू
कर देना चाहिए। अगेन सेम चीज़ कही गई है हमारे विदेश मंत्री के द्वारा। ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन हमें असल में समझना होगा इस पूरे के पूरे इशू को। देखिए, ब्रीफली अगर हम इतिहास की बात करें, असल में जो श्रीलंका का कॉन्फ्लिक्ट है ये शुरू काफ़ी समय पहले ही हो चुका था। जब से श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली है फ्रॉम द ब्रिटेन इन 1948, तब से ये संकट चलता आ रहा है। श्रीलंका में आपको बता दूं, वैसे तो कई सारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट माइनॉरिटी है वो असल में तमिल माइनॉरिटी ही मानी जाती है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो आती है सिन्हाला बुद्धिस्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन। जो सिन्हलीज लोग हैं ये असल में बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसमें से क्रिश्चियनिटी को फॉलो भी करते हैं, लेकिन सिन्हलीज लोगों में से जो मैक्सिमम फॉलोइंग है वो थेरवाड़ा बुद्धिज्म की ही होती है। और जब 1948 में इंडिपेंडेंस हुई थी, उसी टाइम पे सिन्हाला मेजॉरिटी गवर्नमेंट इलेक्ट हुई और इन्होंने कुछ ऐसे कानून पास किए जो कि माने जा रहे थे कि तमिल माइनॉरिटी पॉपुलेशन के खिलाफ काम करते हैं, उनके साथ मतभेद करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। इसीलिए तमिल माइनॉरिटी की जो पॉपुलेशन है, जो तमिल लोग जो कि अल्पसंख्यक समुदाय है श्रीलंका में, वो तब से ही परेशानी महसूस कर रही है एवर सिंस 1948। लेकिन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा, इसका एक्सटेंट काफ़ी बढ़ जाता है ऑलमोस्ट इन 1970s। 1970s में क्या होता है कि तमिल की दो पार्टीज थी, दो छोटे छोटे राजनीतिक दल बने हुए थे, उन्होंने अपने आप को यूनाइट कर लिया और एक सिंगल दल बना लिया जिसका नाम इन्होंने रखा तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट। ये उस टाइम पे जब फॉर्म हुआ, 1970s की बात है, तो इन्होंने डिमांड करनी स्टार्ट कर दी कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए तमिल इलाम के लिए विद इन द सिस्टम इन अ फेडरल स्ट्रक्चर, कि हमारे लिए आप एक सेपरेट स्टेट तैयार कर दीजिए और ये हमें जो सेपरेट स्टेट है ये हमें नॉर्दर्न श्रीलंका और ईस्टर्न श्रीलंका में चाहिए, जिसके चलते जो तमिल्स हैं उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल सके, जो तमिल्स हैं उनको ज़्यादा स्वायत्तता मिल सके। अगर आप इस पर्टिकुलर मैप को यहाँ पे देखें तो काफ़ी क्लियरली नज़र आता है कि ये वाला एक तो प्रोविंस है और एक ये वाले प्रोविंसेस हैं। ये दो प्रोविंसेस हैं जहाँ पर मेजॉरिटी आपको तमिल पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। अगर नॉर्दर्न प्रोविंस की बात करें तो नॉर्दर्न प्रोविंस में तमिल पॉपुलेशन लगभग 93% के आसपास है। सिन्हलीज और मुस्लिम पॉपुलेशन 3% के आसपास है। ईस्टर्न प्रोविंस में तमिल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 40% के आसपास है और मुस्लिम और सिन्हलीज पॉपुलेशन कम है उसके संदर्भ में। इसीलिए जो 1970s में ये वाली पार्टी फॉर्म हुई थी, तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, इनकी मांग ये थी कि एक हमें आप ये वाला प्रोविंस दे दीजिए, एक हमें आप ये वाला प्रोविंस दे दीजिए और ये दोनों के दोनों प्रोविंसेस ये जो हैं कंप्लीटली तमिल इलाम माने जाएंगे क्योंकि इसमें मेजॉरिटी तमिल पॉपुलेशन रहती है। ऑब्वियसली इस चीज़ को श्रीलंका की गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी पॉजिटिवली नहीं लिया और 1980 की बात है, 1980s की बात है ऑलमोस्ट, इसमें श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा हिंसा बढ़ गया और ये हिंसा जो था इट वाज कम्प्लीटली एथनिक इन कैरेक्टर, यानी कि कम्युनिटी बेस्ड हिंसा था। तमिलियंस लड़ रहे थे अगेंस्ट द सिन्हलीज एंड तमिल की जो पार्टीज थी वो लड़ रही थी अगेंस्ट द सिन्हाला पार्टीज, और इसके चलते ऑब्वियसली ये सारा का सारा इशू इंडिया तक भी पहुंच चुका था। इस टाइम पे क्या हुआ कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने एक संशोधन पास किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, विच वॉज कॉल्ड एज द 6th अमेंडमेंट, जिसको पास किया गया था अगस्त 1983 में, जिसमें इन्होंने ये कहा कि कोई भी अगर सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, कोई भी अगर ऐसा संगठन है, कोई भी अगर ऐसा आंदोलन है जो कि अलग से किसी स्टेट की डिमांड कर रहा है, तो वो असंवैधानिक है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसके चलते इन्होंने TULF को इनइफेक्टिव रेंडर कर दिया। TULF वही वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1970 में फॉर्म की गई थी। जब इतना कुछ हो गया तब इंडिया को लगा कि नाउ वी हैव टू लुक एट देम, बिकॉज इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है तमिलनाडु, और प्रेशर वहाँ से भी आ रहा था इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि आप इसके लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके बाद होता है बहुत ही बड़ा, बहुत ही लैंडमार्क एकॉर्ड, जिसको कहा जाता है 1987 इंडो श्रीलंका पीस एकॉर्ड। आप देख सकते हैं ये वाली इमेज साइड में भी, और ये वाली जो फोटो आप देख पा रहे हैं ये है उस टाइम पे जो भारत के PM थे राजीव गांधी जी और जो श्रीलंका के PM थे जयवर्धने जी, इन दोनों ने मिलकर इस अग्रीमेंट को साइन किया। और इस अग्रीमेंट में ये तय किया गया था कि श्रीलंका अपना जो गृह युद्ध चल रहा है उसको खत्म करेगा। किस तरीके से? सबसे पहला जो होगा, श्रीलंका 13वीं अमेंडमेंट को पास करेगा टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और 13वीं अमेंडमेंट के साथ साथ श्रीलंका प्रोविंशियल काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1987 को भी पास करेगा। 13वीं अमेंडमेंट क्या कहती थी? 13वीं अमेंडमेंट के अनुसार कोलंबो यानी कि श्रीलंका जो है वो प्रोविंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है
वो विकेंद्रीकृत करेगा इन सभी राज्यों को। और साथ ही में इन्होंने ये भी कहा था भारत ने कि श्रीलंका अपने जवानों को विड्रॉ करेगा इन द नदर्न एंड द ईस्टर्न प्रोविंस, और वो अपने जो आर्म्स हैं, वो जो अपने हथियार हैं, उनको सरेंडर करेंगे। ये बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई थी इंडिया के द्वारा, जिसके ऊपर श्रीलंका ने साइन भी किया था। और जो दूसरी चीज़ थी प्रोविंशियल काउंसिल्स एक्ट, इसके तहत ये था कि इन सभी प्रोविंसेस में जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं, इनमें प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाए जाएंगे सो दैट जो तमिल अल्पसंख्यक जो आबादी है उनको हम वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे सकें थ्रू द प्रोविंशियल काउंसिल्स जो कि इनके प्रोविंसेस में बनाए जाएंगे, राइट। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ कि जो LTTE का कंपोनेंट था, इसको दोनों ही सरकारों ने बहुत ही कैजुअली इग्नोर कर दिया। LTTE उस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी और एक ही थोड़ी वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन भी थी जो कि डिमांड कर रही थी सेपरेट तमिल स्टेट का, सेपरेट तमिल इलाम का। इसका नाम भी यही है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। इसके फाउंडर आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेलुपिलाई प्रभाकरन। इन्होंने इस पर्टिकुलर LTTE ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया था। हुआ क्या कि जब दोनों सरकारों ने आपस में एक अकॉर्ड तो साइन कर लिया, लेकिन इन्होंने LTTE को इस अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। LTTE ने क्या कहा कि हम IPKF यानी कि जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है, हम इनको सरेंडर कर देंगे, लेकिन ऑब्वियसली इन्होंने सरेंडर नहीं किया। और धीरे धीरे ये जो लड़ाई थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ऑलमोस्ट आप ऐसा मान सकते हैं 1987 के बाद से लेकर 2000 के एंड तक LTTE और श्रीलंका के फोर्सेस और इंडिया के फोर्सेस ये एक बहुत ही संगीन जंग में भिड़े हुए थे, जिसमें बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान हुआ और ये कॉन्फ्रंटेशन काफ़ी लंबे समय तक चलती रही। इट वॉज एन आर्म्ड स्ट्रगल फॉर एन तमिल इलाम एंड दे रिफ्यूज टू डिसआर्म। इन्होंने कहा कि हम अपने हथियारों को नहीं सरेंडर करेंगे, हम कभी भी ये नहीं मान सकते कि तमिल इलाम नहीं बन सकता है। अब क्या हुआ कि ये सब चलता रहा। करंट स्टेटस क्या है, जो 2009 में क्या हुआ कि LTTE ने सरेंडर कर दिया था, ठीक है। LTTE की हार हुई एंड नॉट ओनली हार हुई, प्रभाकरन की भी यहाँ पे डेथ हो गई थी। 13th अमेंडमेंट को अभी तक श्रीलंका सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था, जिसके चलते वो काफ़ी सारी शक्तियां देने वाले थे नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस को। और क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, इसीलिए कभी कभार जो 1987 का अकॉर्ड है उसको कभी कभार 13 माइनस के नाम से भी जाना जाने लगा भारत के अंदर, कि 13 माइनस। उसके अलावा सभी चीज़ें श्रीलंका ने इम्प्लीमेंट कर दी हैं, लेकिन 13वीं अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट नहीं की है। LTTE डिफीट के बाद क्या हुआ कि श्रीलंकाई सरकार ने प्रॉमिस किया कि हम 13th अमेंडमेंट को लागू करेंगे, साथ ही में हम 13th अमेंडमेंट के कुछ और प्रोविजंस ऐड करेंगे, जिसके थ्रू हम जो तमिल माइनॉरिटीज़ हैं उनको और शक्तियां प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसको कहा जाने लगा 13th अमेंडमेंट प्लस, जिसके चलते उन्होंने कहा कि हम अपर हाउस बनाएंगे पार्लियामेंट का, जिसमें कि हम माइनॉरिटी पार्टिसिपेशन को और भी ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये 2009 की बात है, आज 2020 चल रहा है, लेकिन ना तो श्रीलंका ने 13वीं अमेंडमेंट को पास किया है, ना 13वीं अमेंडमेंट प्लस को पास किया है। इन दोनों को ही लेके श्रीलंका हैज़ बिन इग्नोरेंट टिल नाउ, एंड इंडिया के बार बार कहने के बावजूद भी श्रीलंका ने इसको लेके कोई स्टेप नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है, तो वे काफ़ी ऑब्वियस है। 2-3 रीजंस हैं इसमें। जो एक तो जो जितनी भी सरकारें हैं, और इसमें केवल ऑपोजिशन की बात नहीं है, जितनी भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स हैं श्रीलंका में, वो ये मानती हैं कि हम किसी भी तरह की राजनीतिक सत्ता तमिल माइनॉरिटी के साथ बांटना नहीं चाहते हैं, हम उनके साथ सत्ता को शेयर नहीं करना चाहते हैं। ऑल्सो गवर्नमेंट का ये भी मानना है कि हम उनको शक्तियां दे देंगे, लेकिन ना तो हम उनको लैंड की पावर्स, ना हम उनको पुलिस की पावर्स देना चाहते हैं। सो दिस इज द रीजन श्रीलंका हैज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड इट, एंड प्रिसाइजली दिस इज द रीजन कि बार बार इंडिया के कभी प्रधानमंत्री, कभी विदेश मंत्री इस चीज़ को बार बार दोहराते हैं, और अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने जाके इसीलिए इस चीज़ को दोबारा से दोहराया है कि श्रीलंकाई सरकार को जो तमिल्स हैं उनकी होप्स को फुलफिल करना ही चाहिए। दिस इज द एंटायर इशू। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरा इशू समझ आया होगा। अगेन एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, मैंने बहुत ही ब्रीफली चीज़ों को टच अपॉन करने की कोशिश की है, लेकिन पूरी की पूरी पिक्चर समझाने की कोशिश आपको की है। इसके अलावा आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।